नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था की कहानी में गोता लगा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लाखों भारतीयों के मन में एक सम्मान और एक उम्मीद सी जाग जाती है। जी हाँ। ये कोई क्रिकेट टीम या बॉलीवुड स्टूडियो नहीं है, बल्कि ये है स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत स्तंभ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली। बिल्कुल। और देखिए, बहुत से लोगों के लिए तो ये देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है। हाँ, ये तो है। और जो छात्र मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक मंजिल है, एक सपना। मरीजों और उनके परिवारों के लिए कई बार ये आखिरी उम्मीद होती है। हम सबने सुना है ना वो बात, हाँ हाँ बिल्कुल। कि भाई कहीं और समझ ना आए तो एम्स ले चलो, वहां जरूर कुछ होगा। एग्जैक्टली वही बात। तो आज हम इसी एम्स दिल्ली के सफर को, इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सिर्फ एक इमारत या संस्थान नहीं है, ये एक विचार है जो हकीकत बना। कैसे ये अपनी आज की जो प्रतिष्ठा है वहां तक पहुंचा, चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद। अच्छा। आप सोचिए, साल 1947-50 का वो दौर। देश नया नया आज़ाद हुआ है, विभाजन का दर्द है, संसाधन बहुत सीमित हैं। हाँ। और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। डॉक्टरों की भारी कमी थी, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की। हाँ, वो तो होगी। उन्नत इलाज या मेडिकल रिसर्च, वो सब तो बहुत दूर की बात थी। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सब तक नहीं पहुंच पा रही थी। और इसी मुश्किल दौर में एक सपना देखा गया। हाँ, इसी माहौल में एक सपना देखा गया, और इस सपने को देखने वाली थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। जी हाँ, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं थी, वो एक दूरदर्शी नेता थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। और उन्हें ये विश्वास था कि आज़ाद भारत को एक ऐसे विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो इलाज, पढ़ाई और रिसर्च तीनों में बेहतरीन हो। अच्छा, मतलब तीनों चीजें एक साथ। बिल्कुल। हाँ, उनका विजन बहुत साफ था। वो एक ऐसा केंद्र बनाना चाहती थी जहां मेडिकल की सबसे अच्छी पढ़ाई हो, जहां मरीजों को सबसे आधुनिक इलाज मिले, और जहां भारत की जो अपनी परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक मेडिकल रिसर्च भी हो सके। सही। ये तीनों चीजें एक ही छत के नीचे एक दूसरे को सपोर्ट करें। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी सोच थी। जाहिर है, इतने बड़े विजन को हकीकत बनाने के लिए मजबूत इरादे की जरूरत पड़ी होगी, और समर्थन भी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उन्हें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा समर्थन मिला। अच्छा। सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माना, लेकिन सिर्फ सरकारी इच्छा शक्ति तो काफी नहीं थी, पैसे की भी जरूरत थी। हाँ, वो तो है। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। न्यूजीलैंड सरकार ने। न्यूजीलैंड? हाँ, न्यूजीलैंड सरकार ने उस वक्त भारत को अच्छी खासी आर्थिक मदद दी थी, करीब 10 लाख पाउंड, अरे वाह, जो खास तौर पर एम्स के लिए थी। ये वाकई दिलचस्प बात है। न्यूजीलैंड से मदद। तो फिर जमीन पर काम कब शुरू हुआ, मतलब बिल्डिंग वगैरह? हाँ, तो 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई। ओके। लेकिन इसे जो कानूनी और संस्थागत रूप मिला, वो मिला 1956 में, जब भारतीय संसद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम यानी एम्स एक्ट पास किया। अच्छा, ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। इस एक्ट ने एम्स को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया। ये बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब ये था कि एम्स सिर्फ एक और मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं होगा, ये देश के लिए एक खास दर्जा रखेगा। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, और एक शब्द और जुड़ता है एम्स के साथ, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। हाँ, इस स्वायत्तता का असल मतलब क्या था, खासकर उस समय के जो दूसरे मेडिकल कॉलेज थे उनकी तुलना में? देखिए, ये एम्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, और आज भी है। अच्छा। स्वायत्तता का मतलब था कि एम्स को अपने अकादमिक मामलों में पूरी आजादी थी, पूरी छूट। जैसे वो अपना पाठ्यक्रम सिलेबस खुद डिजाइन कर सकता था, अपनी एंट्रेंस परीक्षा खुद करवा सकता था, ओके। प्रोफेसरों की नियुक्ति के नियम खुद बना सकता था, और अपनी डिग्री भी खुद दे सकता था। मतलब किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ने की जरूरत नहीं? ये बिल्कुल नहीं। उसे किसी राज्य की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों के साथ होता है या होता था। तो इसका फायदा क्या हुआ? इस आजादी ने एम्स को कैसे, मतलब अलग कैसे बनाया? इसका सीधा फायदा ये हुआ कि एम्स शुरू से ही मेडिकल एजुकेशन में नए नए प्रयोग कर पाया। वो तेजी से जो मेडिकल साइंस बदल रही है उसके साथ अपने कोर्स को अपडेट कर सकता था, बिना किसी बाहरी यूनिवर्सिटी की धीमी प्रक्रिया का इंतजार किए। सही बात है। वो देश की स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से नए कोर्स शुरू कर सकता था। और इसी स्वायत्तता की वजह से एम्स ने शुरू से ही सिर्फ MBBS यानी जो बेसिक मेडिकल डिग्री होती है, हाँ। वहां तक खुद को सीमित नहीं रखा।
अच्छा, तो और कौन-कौन से प्रोग्राम्स शुरू किए गए फिर? पहले दिन से ही एम्स में अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट यानी MD MS जो स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है, जी। सुपर स्पेशलाइजेशन यानी DM CH वो और भी ज्यादा विशेष ज्ञान वाली डिग्री, और PhD यानी रिसर्च डिग्री। सब कुछ शुरू से ही? हाँ, ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए और साथ ही नर्सिंग की पढ़ाई और पैरामेडिकल ट्रेनिंग पर भी उतना ही जोर दिया गया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक संपूर्ण चिकित्सा संस्थान बनाने का विजन था। और एम्स में दाखिला लेना, ये तो मतलब हमेशा से ही बहुत मुश्किल माना जाता रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। एम्स की अपनी प्रवेश परीक्षा होती थी और आज भी होती है। नीट के माध्यम से होती है अब ज़्यादातर, लेकिन जो इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कुछ चीज़ें हैं और ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। कुछ 100 सीटों के लिए लाखों छात्र मुकाबला करते हैं। लाखों? हाँ, और ये सिर्फ एकेडमिक रूप से मुश्किल नहीं है। ये उन छात्रों को चुनती है जिनमें वो वैज्ञानिक सोच हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता हो और सेवा का जज्बा हो। मतलब सिर्फ रटने वालों का इम्तिहान नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है, जो छात्र इतनी कड़ी मेहनत करके, इतने कंपटीशन को पार करके पहुंचते होंगे, उनसे उम्मीदें भी बहुत होती होंगी। हाँ, बिल्कुल। एम्स के छात्र का जीवन कैसा होता होगा? क्या वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने जैसा है? किताबी कीड़ा तो बनना पड़ता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है, लेकिन एम्स का छात्र जीवन उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये एक बहुत ही इंटेंस माहौल होता है। आप सोचिए, लंबे लेक्चर्स, देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई, फिर वो कैडेवर डिसेक्शन हॉल की एक खास गंध होती है। हाँ। वार्डों में मरीजों के बीच भाग-दौड़, सीनियर डॉक्टरों से सीखना, परीक्षाओं का प्रेशर, ये सब एक साथ चलता है। सुनने में तो काफी तनावपूर्ण लग रहा है। तनावपूर्ण तो होता है, नो डाउट, लेकिन साथ ही ये बहुत कुछ सिखाने वाला और यादगार भी होता है। वो हॉस्टल लाइफ, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, आधी रात की चाय और मैगी, हाँ। पहली बार किसी मरीज की जान बचाने का अनुभव, वो सब भी उसी जीवन का हिस्सा हैं। हाँ, वो एड्रेनलिन रश। एग्जैक्टली। छात्र यहाँ सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं सीखते, वो दबाव झेलना सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं और सबसे जरूरी इंसानियत सीखते हैं। सही। इसीलिए यहाँ से निकले डॉक्टरों को इम्सोनियन कहा जाता है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक पहचान बन जाती है। ये तो हुई शिक्षण संस्थान की बात। अब आते हैं एम्स के उस पहलू पर जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, अस्पताल। एम्स दिल्ली का अस्पताल तो मतलब अपने आप में एक शहर जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विशाल है। हर रोज हजारों लोग पूरे भारत से, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों से भी हाँ, इलाज के लिए यहाँ आते हैं। OPD जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ सुबह से ही भारी भीड़ लग जाती है। मैंने सुना है कभी-कभी दिल्ली मेट्रो से ज्यादा भीड़ होती है पीक आवर्स में। कह सकते हैं। कई बार तो लगता है कि दिल्ली के किसी बड़े रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आने वाले लोग वो समाज के हर तबके से होते हैं, है ना? यही एम्स की सबसे बड़ी खूबी है और शायद सबसे बड़ा योगदान भी। यहाँ आपको बड़े से बड़े नेता, अफसर, अमीर लोग भी दिखेंगे और साथ ही वो गरीब मजदूर भी जो शायद अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर किसी दूर दराज के गांव से यहाँ तक पहुंचाए। हाँ। एम्स ने अपनी एक ऐसी साख बनाई है, एक ऐसा विश्वास पैदा किया है लोगों में कि अगर कहीं इलाज मुमकिन है तो वो एम्स में ही है। और ये विश्वास इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि यहाँ इलाज बहुत सस्ता है या लगभग मुफ्त है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है। भारत जैसे देश में जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल, एम्स एक वरदान की तरह है। यहाँ कंसल्टेशन फीस बहुत कम है, जांचें बहुत सस्ती हैं और जो जरूरतमंद मरीज हैं उनके लिए दवाएं और भर्ती का खर्च भी या तो माफ हो जाता है या बहुत कम होता है। ये सुलभता, ये एक्सेसिबिलिटी। हाँ, ये एक्सेसिबिलिटी एम्स के मूल सिद्धांतों में से एक है। इस विशाल अस्पताल में अलग-अलग बीमारियों के लिए विशेष केंद्र भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल हैं। समय के साथ एम्स ने कई स्पेशलाइज्ड सेंटर्स विकसित किए हैं। जैसे कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंसेस सेंटर, जिसे CN सेंटर कहते हैं, वो दिल और दिमाग की बीमारियों के लिए है। अच्छा। रोटरी कैंसर हॉस्पिटल है, डॉक्टर BRAIRH, एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर है जो एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए है, और भी कई हैं। मतलब हर मेजर स्पेशलिटी के लिए एक अलग सेंटर जैसा। लगभग हर केंद्र अपने आप में एक मिनी अस्पताल जैसा है, जहां उस खास बीमारी से जुड़े सारे एक्सपर्ट्स और सारी सुविधाएं एक जगह मौजूद है। और एम्स की पहुंच सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ऐसा भी सुना है मैंने। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका कुछ काम है। सही सुना है आपने।
एम्स शुरू से ही कम्युनिटी मेडिसिन यानी सामुदायिक चिकित्सा पर जोर देता रहा है। अच्छा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हरियाणा के बल्लभगढ़ में उनका रूरल हेल्थ सेंटर। हाँ, बल्लभगढ़ प्रोजेक्ट। जी, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है जो दिखाता है कि कैसे एक बड़ा संस्थान गांवों तक हाई क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचा सकता है और वहां की जो लोकल स्वास्थ्य जरूरतें हैं उन पर रिसर्च भी कर सकता है। तो ये सिर्फ शहरों का अस्पताल नहीं है। शिक्षा और इलाज के अलावा आपने शुरू में रिसर्च का भी जिक्र किया था। एम्स का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? देखिए, रिसर्च एम्स की आत्मा का हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। वो सिर्फ दूसरे देशों की नकल करने वाला संस्थान नहीं बनना चाहता था। मकसद था भारत की अपनी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका हल खोजना। सही। और यहाँ के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण शोध किए हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किस तरह की रिसर्च की बात हो रही है? देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य बातें अगर बताऊं, भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण, हाँ। खासकर किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, उसको स्थापित करने में एम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। कई जटिल सर्जरी की तकनीकें पहली बार यहीं विकसित हुई या अपनाई गई। संक्रामक रोग, कुपोषण, कैंसर, दिल की बीमारियां, जो भारत की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, उन पर लगातार यहाँ रिसर्च होता रहता है। और ये रिसर्च मान्यता प्राप्त है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल। यहाँ के जो रिसर्च पेपर्स हैं वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में छपते हैं। आप इसे चिकित्सा जगत का एक प्रमुख थिंक टैंक कह सकते हैं, जहाँ इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ इलाज के नए और बेहतर तरीके खोजने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। ये वाकई प्रभावशाली है। एक ही संस्थान में इतनी सारी भूमिकाएं, शिक्षा, सेवा, शोध। लेकिन क्या ये मॉडल इतना सफल रहा कि इसे दोहराने की कोशिश की गई? बिल्कुल। एम्स दिल्ली की सफलता ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि भाई देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही संस्थानों की जरूरत है। हाँ, एक अकेला एम्स तो पूरे देश का बोझ नहीं उठा सकता। सही बात है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSY लाई गई। अच्छा, PMSY। और इसी योजना के तहत नए एम्स खोले गए। हाँ। इसी योजना के तहत भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश जैसे शहरों में नए एम्स स्थापित किए गए। और अब तो ये संख्या और भी बढ़ रही है। कोशिश यही है कि एम्स दिल्ली जैसा ही उच्च स्तर का शिक्षण, इलाज और शोध इन नए संस्थानों में भी हो, ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लेकिन क्या इन नए संस्थानों के लिए एम्स दिल्ली जैसा बनना आसान है? मतलब चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती है एम्स दिल्ली के लेवल की फैकल्टी, यानी जो अनुभवी डॉक्टर्स और टीचर्स हैं, उनको इन नई जगहों पर आकर्षित करना और फिर उन्हें वहां बनाए रखना। हाँ, ये मुश्किल होगा। दूसरा, वो जो एक खास एम्स कल्चर है, मतलब उत्कृष्टता पर जोर, समर्पण, रिसर्च पर फोकस, उस संस्कृति को हर नए संस्थान में स्थापित करने में भी समय लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना एक बात है, लेकिन उस संस्थान में वैसी ही क्वालिटी और वैसी ही प्रतिष्ठा लाना, वो एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि ये सभी नए एम्स तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी एम्स दिल्ली का स्थान तो खास बना हुआ है। हाँ, एम्स दिल्ली आज भी वो मूल संस्थान है, ओरिजिनल, OG जिसे कहते हैं। वो एक तरह से मेंटर की भूमिका निभाता है, एक बेंचमार्क सेट करता है। सालों का जो अनुभव है, जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं और वो खास प्रतिष्ठा जो इसने दशकों में कमाई है, वो उसे खास बनाती है। ये भारतीय चिकित्सा जगत का एक मील का पत्थर है। तो अगर हम एम्स दिल्ली की इस पूरी यात्रा को देखें, राजकुमारी अमृत कौर के एक सपने से लेकर आज के इस विशाल बहुआयामी संस्थान तक, तो इसका सार क्या है? ये महज एक अस्पताल या कॉलेज से ज्यादा क्या है? मेरे ख्याल से ये उम्मीद का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि अगर दूरदृष्टि हो, समर्पण हो और सही इरादे हो, तो भारत विश्व स्तरीय संस्थान बना सकता है और चला सकता है। सही। ये लाखों मरीजों के लिए जीवन रेखा है। ये हजारों मेधावी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दिखाता है कि कैसे पब्लिक सेक्टर में भी, सरकारी क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। और ये सिर्फ इमारतों, उपकरणों या डिग्रियों की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं, कर्मचारियों की कहानी है, जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हाँ। ये उन छात्रों की कहानी है जो अपनी नींद, चैन, आराम सब कुर्बान करके देश की सेवा के लिए खुद को तैयार करते हैं। और सबसे बढ़कर ये उन लाखों मरीजों और उनके परिवारों की कहानी है जो बड़ी उम्मीद लेकर एम्स की दहलीज पर आते हैं और कई बार
एक नई जिंदगी लेकर लौटते हैं। वाकई एम्स दिल्ली की कहानी बहुत प्रेरणादायक है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी संस्थाएं भविष्य में अपनी उत्कृष्टता और पहुंच को कैसे बनाए रख सकती हैं, खासकर जब आबादी बढ़ रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए लगातार निवेश की जरूरत है, सही नेतृत्व की जरूरत है और अपने जो मूल सिद्धांत हैं, सेवा, शिक्षण, शोध, उन पर टिके रहना बहुत जरूरी है। और साथ ही बदलते समय के साथ नई तकनीकों और तरीकों को अपनाते रहना भी उतना ही अहम है। एम्स जैसे संस्थानों का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो ये थी एम्स दिल्ली की कहानी पर हमारी आज की चर्चा। एक ऐसा संस्थान जो सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि उम्मीदें जगाता है और भविष्य गढ़ता है। जी। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने देश में और कितने एम्स बना सकते हैं, न सिर्फ इमारतों में बल्कि सोच और समर्पण में भी।